समुद्री लुटेरों के कब्जे में रहे भारतीय नाविकों की हैरान कर देने वाली कहानी। तो आइए जानते हैं क्या थी वो कहानी। नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं वी नेशन न्यूज। व्यापारी समुद्री जहाजों पर काम करना सुदीप चौधरी के लिए एडवेंचर के साथ साथ बेहतर आमदनी का जरिया भी था। लेकिन अपने घर से बहुत दूर पश्चिम अफ्रीका के खतरनाक समुद्र में तेल टैंकर की यात्रा ने इस युवा ग्रेजुएट के जीवन में उथल पुथल मचा दी थी। सुदीप चौधरी की किस्मत का फैसला ड्रग्स लेने वाले जंगली लुटेरों के दल और रहस्यमय व्यक्ति द किंग के मिजाज पर निर्भर था। यह 19 अप्रैल 2019 का दिन था। MT एपेक्स एक छोटा और पुराना तेल वाहक जहाज है जिसमें 15 सदस्य चालक दल के साथ लागोस के बंदरगाह से दक्षिण की ओर नाइजर डेल्टा की यात्रा में 2 दिन लगाए थे। नाइजर डेल्टा में 1950 के दशक में अच्छे भाग्य की तलाश में निचले डच और ब्रिटिश कारोबारियों ने तेल की खोज की थी। गिनी की खाड़ी का गर्म पानी पश्चिमी अफ्रीका का 7 देशों की सीमाओं को गोद लिए हुए है, लेकिन इसे दुनिया का सबसे खतरनाक इलाका माना जाता है। पहले यह सोमालिया के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब यह इलाका समुद्री लुटेरों के गढ़ के रूप में जाना जाता है। पिछले साल फिरौती के लिए जितने भी समुद्री यात्रियों को बंधक बनाया गया, उनमें से 90% लोगों को यहीं से बंधक बनाया गया था। ऐसे अपराधों पर नजर रखने वाली संस्था इंटरनेशनल मैरीटाइम ब्यूरो के मुताबिक 2019 के 3 महीनों में 6 समुद्री जहाजों के 64 लोगों को बंधक बनाया गया। हालांकि इस दौरान ऐसे भी मामले रहे होंगे जिनकी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। सुदीप कुछ घंटे के बाद शोरगुल के कारण जग गए। तेल वाहक जहाज के डेक के ऊपर बने कमांड रूम में मौजूद वॉचमैन ने तेजी से आते एक स्पीड बोट को देख लिया था। स्पीड बोट पर हथियारों से लैस 9 आदमी सवार थे। 80 मीटर लंबे जहाज पर उसकी चेतावनी की आवाजें चाल कदल के सदस्यों तक पहुंच गई। उन लोगों को मालूम था कि वे समुद्री लुटेरों को रोक नहीं पाएंगे, लेकिन वे खुद को छिपाकर जरूर रख सकते थे। 28 साल के सुदीप जहाज के 3rd ऑफिसर थे। वे एपेक्स पर काम कर रहे 5 अन्य भारतीयों में प्रभारी भी थे। जहाज पर कोई तेल नहीं था, लिहाजा सुदीप को यह मालूम था कि समुद्री लुटेरे फिरौती के लिए कर्मचारियों का ही अपहरण करेंगे। अमेरिकी और यूरोपीय कर्मचारियों के अपहरण से उन्हें काफी फिरौती मिल जाती है, क्योंकि उनकी कंपनियां सबसे ज्यादा फिरौती देती है। लेकिन वास्तविकता यह है कि इन जहाजों पर काम करने वाले ज्यादातर कर्मचारी विकासशील देशों के हैं। एपेक्स पर अफ्रीकी कर्मचारियों के अलावा केवल भारतीय कर्मचारी ही मौजूद थे। सुदीप के पास 5 मिनट से भी कम समय बचा था। उन्होंने सबसे पहले अपने लोगों को जहाज के अंदरूनी हिस्से में बने इंजन रूम में एकत्रित किया और उसके बाद सीढ़ियों से ऊपर भागे ताकि आपातकालीन अलार्म को बंद कर सके। इसके बाद उन्होंने हमलावर को देखा। टी-शर्ट पहने हमलावरों ने अपना चेहरा ढका हुआ था। उनके पास असॉल्ट राइफलें थी। वे जहाज के करीब पहुंच चुके थे और नौका से जहाज पर आने के लिए सीढ़ी लगा रहे थे। भारतीय दल ने छोटे से स्टोर रूम में छिपने का फैसला किया। वहां उन्हें बिजली के बल्ब, तार और अन्य सामानों के बीच छिपे हुए थे। वे अपनी तेज घबराई हुई सांस पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे। समुद्री लुटेरे जल्दी ही वहां तक पहुंच गए। उनकी आवाज जहाज के इंजन की धीमी आवाज पर भारी पड़ रही थी। भारतीय नाविक कांप रहे थे, लेकिन वे चुपचाप रहे। गिनी की खाड़ी में आवाजाही करने वाले अधिकांश जहाजों में बुलेट प्रूफ दीवारें वाले सुरक्षित कमरे बने होते हैं, जहां ऐसी परिस्थिति में बचाव के लिए छिपा जा सके। एपेक्स में ऐसा एक भी कमरा नहीं था। इसके बाद लुटेरों की आवाज पास आती गई और जोरदार आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। उन्होंने कहा, खड़े हो जाओ। कहते हुए समुद्री लुटेरों ने फर्श पर गोली चलाई और एक सुदीप की बाईं पिंडली में जा धंसी। हालांकि वो हड्डी से महज 1 इंच की दूरी पर रह गई थी। इसके बाद उन्होंने भारतीय नाविकों को बाहर निकाला और डेक तक निकल आए। उन्हें मालूम था कि जल्दी से निकलना होगा। कैप्टन ने संकट के समय में किया जाने वाला फोन कॉल कर दिया था और गोली की आवाज भी दूसरे जहाजों पर सुनी गई थी। हमलावरों ने भारतीयों को सीढ़ियों से स्पीड बोट में उतरने को कहा। स्पीड बोट की स्पीड को और बढ़ाने के लिए 2 अतिरिक्त इंजन लगे हुए थे। 22 साल के चिराग को पहली बार समुद्र में तैनात किया गया था। वे नर्वस थे, लेकिन सबसे पहले उतरे। इसके बाद समुद्री लुटेरों की बंदूकें
के सामने दूसरे भारतीय उतरे और फिर जहाज के कैप्टन। कुल मिलाकर 6 लोग बंधक बनाए गए, 5 भारतीय और 1 नाइजीरियाई। स्पीड बोट में अब क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे। जैसे तैसे बैठने की स्थिति बनी, लेकिन स्पीड बोट चल पड़ी। उधर तेल वाहक जहाज पर चालक दल के दूसरे सदस्य डेक पर नजर आने लगे थे। इन लोगों ने खुद को समुद्री लुटेरों से छुपाने में कामयाबी हासिल कर ली थी। इन लोगों ने स्पीड बोट पर लुटेरों और अपने साथियों को डेल्टा की तरफ जाते देखा। शिपिंग एजेंट का संदेश देर रात में आया। संदेश में लिखा था, प्रिय महोदय, ऐसा लग रहा है कि सुदीप के पोत को बंधक बना लिया गया है। जहाज के यूनानी मालिक स्थिति पर नजर रखे हुए थे। घबराइएगा मत, सुदीप को कोई नुकसान नहीं होगा, कृपया धैर्य रखें। सुदीप के लिए मर्चेंट शिपिंग की नौकरी हर मुश्किल का हल था। उन्होंने इस नौकरी में अच्छे पैसे, ढेरों काम और दुनिया देखने के मौके से जुड़ी तमाम कहानियां सुनी थी। ऐसी सोच रखने वाले सुदीप कोई अकेले नहीं है। फिलीपींस और इंडोनेशिया के बाद दुनिया भर में समुद्री जहाजों में काम करने वाले लोगों में सबसे बड़ी संख्या भारत में मुहैया कराता है। ये लोग डेक कर्मचारी, कुक, इंजीनियर और ऑफिसर की भूमिका निभाते हैं। 2019 में यहीं कोई 2,34,000 भारतीय विदेशी समुद्री जहाजों पर तैनात थे। इन नाविकों के अपहरण के बाद अगली सुबह जंगल से दर्जनों आदमी बाहर आए और आसमान में आधे घंटे तक गोलियां बरसाते रहे। वो जश्न मना रहे थे। 5 भारतीयों को एक कार की आकार जितनी बड़ी लकड़ी के टुकड़े पर बैठा दिया गया, जो मैनग्रोव के दलदल पर टिका हुआ था। नाउमीदी के बीच ये लोग लकड़ी के नीचे भूरे रंग के पानी को घूर रहे थे। बाद में इन्हें जंगल के अंदर बने जेल में लाया गया। सरपीले अंदाज और संकरे रास्ते पर 1 घंटे की नाव यात्रा के बाद ये लोग वहां पहुंचे। शुरुआती दिनों में जंगली लुटेरों ने साफ संदेश दिया कि अगर फिरौती की रकम नहीं मिली तो वो उनकी हत्या कर देंगे। ये समझाने के लिए बंधक बनाए गए नाविकों की कुछ मौकों पर पिटाई भी हुई। एक दिन लुटेरे दलदल से एक कंकाल खींचकर लेकर के आए और इन नाविकों को दिखाया। वो संभवतः पहले वाले बंधक का कंगाल था, जिनके बॉस ने फिरौती की रकम देने से इनकार कर दिया था। इन बंधकों को डराने की और भी तरकीबें थी। दूसरे दिन इन लोगों को भारी भारी पत्थरों का ढेर दिखाया गया। लुटेरों ने बताया, इन पत्थरों को तुम लोगों के पैर में बांधकर समुद्र में फेंक देंगे, नहीं तो कुछ करो। करीब 10 मीटर या उससे थोड़ी दूरी पर इन पर निगरानी रखने के लिए गार्ड थे, जो शिफ्टों में निगरानी किया करते थे। निगरानी करने वाले गार्ड्स मछली पकड़ते थे, marijuana पीते थे और स्थानीय शराब थी। स्थानीय शराब ताड़ के पेड़ के रस से बनी होती थी, जिसे वहां काई काई कहते हैं। लेकिन इन लोगों की नजरें बंधक बनाए लोगों पर बनी रहती थी। कई बार चेतावनी देते हुए गार्ड्स इन लोगों की तरफ फायरिंग भी किया कर देते थे। समय के साथ सुदीप ने इन गार्ड्स के साथ थोड़ी बहुत बातचीत करने की कोशिश शुरू की। वे बेहद नरमी से इन लोगों से पूछते थे कि आप कैसे हैं, क्या आपके बच्चे हैं, लेकिन गार्ड्स कोई जवाब नहीं देते या फिर चिल्लाते हुए चेतावनी देते कि हमसे बात मत करो। ऐसा लगता है कि वे अपने बॉस की सख्त निगरानी में हैं, उनके आदेश का पालन कर रहे हैं, लेकिन वे अपने बॉस का नाम नहीं लेते थे। वो संभवतः जंगल में ही कहीं और रह रहा था और इन लोगों के लिए द किंग था। सुदीप के अलावा 22 साल के चिराग, 21 साल के अंकित, 22 साल के अविनाश और 34 साल के मोगू के सामने सिवाय इंतजार करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उनका जीवन आलस भरी दिनचर्या में तब्दील हो चुका था। दिन में वे 9-10 बजे के बीच इन लोगों के लिए कटोरे में नूडल्स खाने को देते थे। एक कटोरे नूडल्स को 5 आपस में बांटकर खाते थे। ये लोग सावधानी से खाते थे। एक गंदे से चम्मच से 5 बारी बारी से खाते थे। ठीक यही खाना उन्हें शाम को एक बार फिर मिलता था। फिर उन्हें कटोरा लौटाना होता था। पीने के लिए इन्हें दलदल वाला पानी ही मिलता था। कई बार उन्हें पेट्रोल भी मिला होता था। कई बार इतनी ज्यादा प्यास लगती थी कि वे नदी का नमकीन पानी पी लेते थे। नाइजीरियाई कैप्टन को एक झोपड़ी में अलग रखा गया था। उन्हें बेहतर सुविधाएं मिल रही थी और इसके चलते भारतीय दल उनसे नफरत करने लगा था। समुद्री लुटेरों ने शुरुआत में कई लाख डॉलर की फिरौती मांगी थी। यह एक बहुत बड़ी राशि थी और इसका उन्हें अंदाजा था कि इसका भुगतान नहीं होगा। हालांकि ऐसी फिरौती वाले अपहरणों में काफी नेगोशिएशन होता है। हालांकि नाइजर डेल्टा के अनदेखे इलाके में समय हमेशा इन लुटेरों के साथ रहा है। अपहरण के 15 दिन बाद लुटेरे सुदीप को एक नाव में बिठाकर जंगल के दूसरे हिस्से में ले गए। वहां उन्होंने सुदीप को सैटेलाइट फोन दिया ताकि वे अपने
तेल वाहक जहाज के मालिक से सीधे गुहार लगा सके। यूनानी कारोबारी कैप्टन क्रिस्टोस ट्राउस उस तेल वाहक जहाज के मालिक थे जो भूमध्य सागर के पोत के पायरेस के अपना काम संभालते थे। उनकी कंपनी पेट्रोग्रेस इंक पश्चिमी अफ्रीका में ऑप्टिमस और इनविक्टेस के रोमांचक नामों वाले तेल वाहक जहाजें चलाती हैं। सुदीप ने कैप्टन को बताया, सर ये बहुत ही भयानक है, हम लोग बेहद बुरी स्थिति में हैं, आप तेजी से कुछ करें नहीं तो हम मर सकते हैं, हमें आपकी मदद की जरूरत है। जो कुछ हुआ था उससे कैप्टन क्रिस्टोस भटके हुए थे, लेकिन फोन पर ऐसा लग रहा था कि उन पर कोई असर नहीं हुआ है। इससे समुद्री लुटेरे बेहद गुस्से में आ गए। वो बार बार कहने लगे, हमें केवल पैसा चाहिए, अगर तुम्हारे लोगों ने पैसा नहीं दिया तो हम तुम्हारी हत्या कर देंगे। 3 सप्ताह की चुप्पी के बाद 17वें दिन परिवार को पहली कामयाबी हासिल हुई। सुदीप के साथ बंधक बनाए गए अविनाश की बहन के पास नाइजीरियाई जंगल से फोन आया। अविनाश ने अपनी बहन को बताया कि उसके सभी साथी जीवित हैं, लेकिन उन्हें मदद की बेहद जरूरत है। इसी दौरान बंधक बने एक शख्स ने एक रिश्तेदार कैप्टन नसीब सामने आए। कैप्टन नसीब खुद शिपिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं। उन्हें अपने लोगों का हालचाल लेने के लिए समुद्री लुटेरों के सैटेलाइट फोन पर लगातार फोन करना शुरू कर दिया। वे व्हाट्सएप ग्रुप में जो छोटी छोटी बातचीत के क्लिप डालते, उस पर परिवार वालों को कोई भरोसा नहीं हो रहा था। एक फोन कॉल में समुद्री लुटेरे गुस्से में कैप्टन नसीब से कहते हैं कि जहाज के मालिक को अपने आदमियों की परवाह नहीं है और वो इन लोगों की जिंदगियों से खेल रहा है। 8वें दिन 17 मई 2019 को सुदीप को कैप्टन नसीब से बात करने का मौका मिला। कैप्टन नसीब ने उन्हें भरोसा दिया कि कुछ ही दिनों के संकट खत्म हो जाएगा, लेकिन तब रैंकिंग ऑफिसर होने के नाते टीम के सभी साथियों का मनोबल ऊंचा रखने की जिम्मेदारी सुदीप को दी। इस पर सुदीप की झरझराहट करती रिकॉर्डिंग में आवाज सुनी जा सकती है, जिसमें वो कहते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं, मेरे परिवार वालों से बताइएगा कि आपने मुझसे बात की है। कुछ सप्ताह के बाद भारतीय दल को एक जंगल से दूसरे जंगल में रखा जा रहा था। जब कैप्टन क्रिस्टोस के साथ बातचीत टूट चुकी थी, तब द किंग खुद इन बंधकों से मिलने आने लगा। वो कभी ज्यादा नहीं बोलता था, लेकिन जिस समान से बाकी लुटेरों से पेश आते थे उससे डर महसूस होता था। वे हर चौथे 5वें दिन बंधकों के पास आता और शांति से बैठकर इनके सामने मैरिजुआना पीता था। वो कहता कि कैप्टन क्रिस्टोस अभी भी सुन नहीं रहे हैं और इसका परिणाम निकलेगा। 13 जून को सुदीप के परिवार वालों को सरकारी सूत्रों से मालूम हुआ कि बातचीत पूरी हो चुकी है और फिरौती की रकम का इंतजाम किया जा रहा है। उधर नाविकों को भी कहा गया कि उनको रिहा किया जा सकता है। 29 जून की सुबह ये नाविक उसी तरह जागे थे जैसे पिछले 70 दिनों से जाग रहे थे। 9-10 बजे के बीच इन लोगों को नूडल्स खाने को दिया गया। इसी दौरान एक गार्ड ने आकर सुदीप को चुपके से बताया कि अगर सब कुछ ठीक ठाक चला तो ये जंगल में उनका आखिरी दिन हो सकता है। 2 घंटे के बाद गार्ड ने आकर पुष्टि की कि पैसा लेकर एक आदमी रास्ते में है। एक आदमी दोपहर में नाव से आता है। वो काफी नर्वस दिख रहा था, लेकिन अमेरिकी डॉलर से भरा हुआ प्लास्टिक का बैग संभालते हुए वो देखने से ही समझौता करने में अनुभवी नहीं दिख रहा था। उसके आने से कुछ ही मिनटों में यह स्पष्ट हो गया कि सब कुछ ठीक नहीं है। समुद्री लुटेरों का समूह घाना में रहने वाले उस बुजुर्ग आदमी को पीटने लगा। बात सुनते ही द किंग ने अपने बेल्ट से एक छोटा सा चाकू निकाला और बूढ़े के पैर में चाकू मार दिया। बूढ़ा आदमी झटपटाता हुआ दलदली जमीन पर गिर गया। इसके बाद द किंग भारतीयों की तरफ आया और बोला कि अब पैसा लेकर आया आदमी बंधक रहेगा और पहले ये 6 बंधक जाने के लिए आजाद हैं। द किंग ने कहा, मेरे आदमी तुम लोगों को नहीं रोकेंगे, लेकिन अगर समुद्री लुटेरों के समूह या दूसरे समूह ने पकड़ लिया तो वे उसका मामला होगा। इसके बाद उसने सुदीप की आंखों में आंखें डालकर बाय बाय कहा। इन नाविकों ने संकोच नहीं किया, पानी की ओर भागे जहां पैसा लेकर आए बुजुर्ग की नाव खड़ी थी। सुदीप ने ड्राइवर से कहा कि वो जहां से आया है वहां ले चले। करीब 4 घंटे के बाद ड्राइवर ने बताया कि ईंधन समाप्त हो गया है। इसके बाद उसने एक घाट पर नाव रोक दी। थोड़ी दूर पर उन्हें एक छोटे से गांव का भारी हिस्सा नजर आया, जहां नंगे पांव कुछ लोग फुटबॉल खेल रहे थे। फटे पुराने कपड़े पहने नाविक उन लोगों तक पहुंचे। उन्होंने बताया कि उनका अपहरण कर लिया गया था।
तब वे लोग उन्हें एक घर में ले गए, वहां पीने के लिए पानी की बोतलें दी। रात में ये लोग जहां ठहरे वहां गांव के 3 सबसे लंबे चौड़े लोगों ने इस गेस्ट हाउस की पहरेदारी की। भारतीय नाविक बेहद कमजोर हो चुके थे, लेकिन सबने खुद को सुरक्षित महसूस किया। सुदीप ने बाद में बताया, ऐसा लग रहा था कि भगवान ने खुद उन लोगों को हमें बचाने के लिए भेजा था। बंधक बनाए गए नाविक जल्द ही लागोस में थे। भारतीय नाविक मुंबई की उड़ान का इंतजार कर रहे थे। होटल के कमरे में पहली बार अकेले होने पर सुदीप ने पहले तो खुद को ठंडे बियर से नहलाया और उसके बाद खुद नहाने चले गए। वहां उन्होंने अपने शरीर पर लगे चोट के निशान भी देखे। कुछ दिन पहले ही एक समुद्री लुटेरे ने मछली काटने वाले चाकू से उनके कंधे पर जख्म दे दिया था। गर्म पानी से नहाते ही जख्म की जगह सुदीप को डंक मारे जाने का एहसास हुआ। सुदीप के साथ जो कुछ भी हुआ उसे शिपिंग की दुनिया में काम करने वाले मजदूरों की मुश्किलों और उनके शोषण का अंदाजा होता है। कहने को तो नियम प्रावधान भी हैं और श्रमिकों के हितों की सुरक्षा की बात भी होती है, लेकिन सिद्धांत की उन बातों को कामकाजी पैमाने पर लागू करना संभव नहीं है। आज के लिए इतना ही, ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए वी नेशन न्यूज।